ये जो रॉकेट है, रॉकेट propulsion में इसमें फर्स्ट जो सबसे ऊपरी सिरा है इसको नोजल कहते हैं। और इस नोजल के अंडर ही क्या रखी होती है, आपके ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाना होता है उनको रखते हैं। अब मेनली अभी तक आदमी तो जा नहीं रहे हैं, तो रॉकेट ही जाता है। इसके अंदर तो जाते हैं क्या, सैटेलाइट। जिस सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है उसको इसके अंदर रखते हैं। और ये पूरा ऊपर से क्या होता है, शील्ड होता है। जो शील्ड होती है उसे हीट शील्ड कहते हैं। अब ये हीट शील्ड किसका बना होता है, ये मेरे से आप क्वेश्चन मत करिएगा। हीट शील्ड किसका बना होता है, दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी बताती नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। भारत के पास हीट शील्ड की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। हमने अमेरिकन से, रशियन से लेने का, पैसा भी देने का हमने कहा कि हम देंगे, दे दो हमको, तो उन्होंने दिया नहीं हमको टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने खुद डेवलप किया। अब जो इंडिया का हीट शील्ड है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। इतना बेहतरीन डिज़ाइन किया है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेटर हीट शील्ड हमारा है। किसका बना ये हमें नहीं पता है, कोई बता दे वो गलत बात है, नहीं तो इसे बोलती है गोपनीय सूचना है। ठीक है, ये सब गोपनीय सूचना। अभी पता लग जाए किसका बना है, हमें पता रहेगा तो क्या अमेरिका वाला नहीं बना लेगा, तो हमारी जो प्राइवेसी ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो छुपा के रखना पड़ता है। हाँ, यूट्यूब पे सब लोग हवाई जहाज और ये हेलीकॉप्टर बनाना ही सीख जाए। अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हमें राफेल खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो जो अगर सारे टीचर और लड़कों को ही पता हो राफेल कैसे बनाए तो हम खुद ना बना लें। तो ये जो हीट शील्ड है ये मटेरियल होते हैं, लेकिन कौन सा मटेरियल है हमें नहीं पता, बट ध्यान में रखना ये हीट शील्ड का काम होता है। क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जाती है ना तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ती है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। तो 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से ही आग लग सकती है इसमें। इसको बचाने के लिए ये हीट शील्ड का उपयोग किया था। इसके बाद ये जो आप पार्ट्स देख पा रहे हो, ये सभी पार्ट होते हैं फ्यूल। अब इनके अंदर जो फ्यूल होता है वो आवश्यकता अनुसार डालते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से रखते हैं। मेनली क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ये गैसेज होते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है, जहाँ स्पीड ज़्यादा रखनी होती है वहाँ वैसा करते हैं। तो पहले मान लो हमने लिक्विड से स्टार्ट किया, तो पहले लिक्विड स्टेट होगा, फिर उसके बाद में गैसियस स्टेट होता है, और उसके बाद में होता है सॉलिड स्टेट। फ्यूल कहाँ, जो गैसियस स्टेट का फ्यूल होता है वो तेज़ी से बर्न होता है, तो उसका थ्रस्ट ज़्यादा होता है। तो मान लो हमें सेकेंड स्टेज पे ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, तो वहाँ पे गैसियस स्टेट रखेंगे फ्यूल का, और पहले लिक्विड स्टेट का रखते हैं, क्योंकि इससे जो हमको प्रपल्सन मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, वो भी अच्छा खासा होता है। साइड में ये जो आप देख पा रहे हो ये पार्ट, इसमें से ये फ्यूल बर्न होते हैं, और बर्न होके क्या होते हैं, बाहर आते हैं, आउट होते हैं। और ये जो पार्ट इसका है, आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये ऐसे घंटी जैसा होता है, ऐसे होती है, एक घंटी नुमा संरचना होती है। और ये जो बेल होती है ये मूव कर सकती है इधर लेफ़्ट राइट। ये जो पार्ट देख रहे हो ये ऐसे मूव कर सकता है। तो अब रॉकेट को घुमाना है, तो घुमाने के लिए इसी पार्ट को ऐसे ही घुमाते हैं इधर। अब रॉकेट घुमाने के लिए मान लो आपने इसको इधर घुमा दिया तो रॉकेट इधर बेंड हो जाएगा, और अगर इस घंटी को इधर घुमा दिए तो रॉकेट इधर बेंड हो जाएगा, और अगर आपने इसको परपेंडिकुलर रखा है तो रॉकेट परपेंडिकुलर जाएगा, अपोजिट जाता है। क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पे काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर एग्जैक्ट काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। जिस डायरेक्शन में एक्शन उसके अपोजिट में रिएक्शन। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो वो ऐसा होता है, ठीक है। और इसको रोटेट किया जा सकता है, रोटेट करके इस रॉकेट के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आप से पार्ट बगल बगल देख रहे हो ना, इन्हें बूस्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं, बूस्टर। जैसे मान लो हमें पेलोड ज़्यादा ले जाना है, तो पेलोड ज़्यादा ले जाने के लिए हमको ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा थ्रस्ट के लिए मेन रॉकेट के साथ 2-3 और ऐसे छोटे छोटे रॉकेट जोड़ दिए जाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं बूस्टर। ये स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो अब इनिशियली मान लो हमको 100 किलोमीटर तक के अंदर स्पीड बूस्ट कर लेना है, स्पीड को हाई कर लेना है, तो उसके लिए 2-3 दिन बूस्टर लगाते हैं, और फिर ये 200-300 किलोमीटर तक स्पीड बढ़ाने के बाद है ये बूस्टर अलग हो जाते हैं, फिर मेन रॉकेट स्पेस में जाता है। ठीक है, ये घंटी जैसी संरचना देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे हर पार्ट में होती है, क्योंकि रॉकेट को यही डायरेक्शन देता है।
अब हम जो मैथमेटिकली इसमें करने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और इसमें समझ के रखो कि जैसे ये जो गैस, यहाँ फ्यूल आप देख पा रहे हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट का, चाहे गैसियस का, चाहे लिक्विड स्टेट का है, ये फ्यूल बर्न तब होगा जब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। फ्यूल कब बर्न होगा? जब ऑक्सीजन होगा तभी तो बर्न होगा। इतने हाई स्पीड पर ये उड़ते हैं, उस हाई स्पीड पर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके और फिर फ्यूल को बर्न करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर कुछ ऑक्सीकारक मटेरियल पहले से रखे जाते हैं, जिनमें से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इसको मिलती रहती है। वो जैसे गन है, गन पाउडर है, या कुछ और इस तरीके का यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिनमें से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इस ईंधन को मिलता रहे और ये बर्न हो जाए। आजकल नए नए रॉकेट का टेस्ट किया जा रहा है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि एक रॉकेट को जो अलग से हमें ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, उस पार्ट को ख़त्म करके एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करा जाए, तो बहुत सारा ईंधन कम हो जाएगा और पेलोड भी कम हो जाएगा रॉकेट का। वो रॉकेट का वेट कम हो जाएगा, तो पेलोड बढ़ा सकते हैं हम। अब इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, जैसे भारत में अभी देखो नए नए हमने आविष्कार किए हैं। हमारी स्पेस एजेंसी जो इसरो है, और उसने क्या किया, ऐसा रॉकेट बनाया है कि जब अब रॉकेट को अलग से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। रॉकेट ऊपर जाएगा और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो ऑब्जॉर्व करता रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक एटमॉस्फेयर में रॉकेट रहेगा तब तक ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकता है। रॉकेट जैसे स्पेस में जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन अलग से सप्लाई करनी पड़ती है, तब ये फ्यूल बर्न होता है। ठीक है। इसके बाद एक और बात इसमें ध्यान में रखना कि जैसे इस रॉकेट के जो ये फ्यूल है, ये फ्यूल एटमॉस्फेयर तक तो टेम्परेचर बैलेंस होता है, मेंटेन होता है, अच्छे से बर्न होते हैं। लेकिन जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डाउन होता है। पर किलोमीटर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये समझो कि आप जैसे पृथ्वी के सरफेस से अगर हम 100, 200, 300 किलोमीटर चले गए तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, और वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी डाउन हो जाता है, निगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है। और उस निगेटिव टेम्परेचर पर ये फ्यूल कैसे बर्न होगा? नेगेटिव टेम्परेचर पे फ्यूल कैसे बर्न होगा? तो जो नेगेटिव टेम्परेचर पे फ्यूल बर्न करने की टेक्नोलॉजी है ना, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। नॉर्मल ये जो रॉकेट होते हैं, ये रॉकेट माइनस टेम्परेचर पे फ्यूल को बर्न नहीं कर पाते। जो नेगेटिव टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। कौन सा इंजन कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और ये माइनस टेम्परेचर पर भी, जैसे -100 या 20 डिग्री या 10 डिग्री, ये निगेटिव वाले टेम्परेचर पर भी ये फ्यूल को बर्न करने में सक्षम होते हैं। ये टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, इसरो के पास नहीं थी। हमने कई देशों से हमने कहा कि हमें इसकी आवश्यकता है और ये हमें दिया जाए, जिससे हम भी अपने सैटेलाइट को इस स्पेस में ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो अमेरिका, रसिया, अन्य देशों ने एक संगठन बना लिया, जानते हो नाम सुने हो? G7 एक समूह बनाया। उन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी नहीं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमें नहीं दिया, और हम कर नहीं पाए। फिर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हम इसको खुद करेंगे, और मात्र उनके ना करने के 6 से 7 वर्षों के अंदर हमने वो इंजन बनाया जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंजन है। सबसे बेस्ट क्रायोजेनिक इंजन इंडिया के पास है। और शॉर्ट रेंज के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं, देखो दुनिया के सारे देश भारत से ही करवाते हैं। क्यों? हमारी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है, कमर्शियली बहुत सस्ती है, और इंडिजिनस है। इंडिजिनस है तो हमारा अपना है। तो जब हमने दुनिया से मांगा, नहीं मिला, तो हमने खुद डेवलप किया, और जो हमने डेवलप किया वो दुनिया में सबसे बेस्ट डेवलप किया है। तो भारत में बहुत पोटेंशियल है। हमारे यहाँ के युवाओं के पास बड़ी बुद्धि है, मेरे पास भी है, ठीक है। लेकिन उस बुद्धि को अवसर नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहा है। अगर अवसर मिलता रहेगा तो आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इतनी बातें स्पष्ट हो गई, थोड़ा रॉकेट का परिचय हो गया। मेन टॉपिक हम लोगों को क्या, मैथमेटिकली फिजिक्स में जाना है। देखो इसमें से कुछ बातें आप सीखो। जो ये रॉकेट है, ये रॉकेट जब लॉन्च पैड पर रखा जाता है, लॉन्च पैड पर जहाँ से इसको लॉन्च करना होता है, तो लॉन्च पैड पर हम जब ये रॉकेट को रखते हैं तो उस रॉकेट का अपना कुछ मास होता है, नेट मास, उसे बोलते हैं इनिशियल मास। क्या बोलेंगे? इनिशियल मास। और वो हम मान लेते हैं क्या है, m0। रॉकेट का इनिशियल मास है m0, और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा फ्यूल बर्न होगा, गैस बन के बाहर आएगा, इसका जो मास है वो घटता जाएगा।
तो ये इनिशियल मास है, और किसी टाइम t पर जो इसका मास रिड्यूस हो रहा है रेट, उस रेट को लिखते हैं dm/dt। और ये रेट क्या होगी हमेशा निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा? निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि मास डिक्रीज होगा। जैसे रॉकेट ऊपर जाएगी तो फ्यूल बर्न होगा, बर्न होके बाहर ही तो आएगा, तो जो रॉकेट का टोटल मास है वो पर सेकेंड कम होता जाएगा। ये हमने यहाँ मान लिया। रॉकेट का ये जो फ्यूल है बर्न होकर बाहर आ रहा है, ये क्या क्रिएट करेगा? थ्रस्ट। ठीक है, और जो थ्रस्ट है यही थ्रस्ट इसको फोर्स देगा और इसकी वजह से ही अपवर्ड जाएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्शन, और इसके जस्ट अपोजिट हमको क्या मिल रहा है? रिएक्शन। और जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम थ्रस्ट कहते हैं, और इसी थ्रस्ट से रॉकेट क्या होती है? ऊपर जाती है। तो जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतने ज़्यादा रिएक्शन है, उतने ज़्यादा हमको थ्रस्ट मिलेगा। जो ये एयर है जो बाहर निकल रही है, इसकी वेलोसिटी को मान लो क्या है? v/r। एयर या फ्यूल वेलोसिटी, जो फ्यूल है बर्न होके बाहर आ रहा है उसका जो वेलोसिटी हमने मान लिया वो क्या है? v/r है। रॉकेट का इनिशियल मास m0 है, रेट इसके मास के डिक्रीज होने की हो गई। इसका किसी स्टेज पर मास, एनी टाइम t पर मास अगर हम लिखना चाहें तो उसे मानते हैं m। एट एनी टाइम t द मास ऑफ द रॉकेट विल बी m, and at the initial state, that is on launching pad, the mass will be m0, and this rate of change of mass depend on the velocity v/r। इतनी बातें स्पष्ट है। अब इस रॉकेट के लिए पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं न्यूमेरिकल के लिए वो ये है। फर्स्ट पॉइंट, रॉकेट का जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स है वो है थ्रस्ट। अपवर्ड फोर्स को क्या बोलेंगे भाई? थ्रस्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी v/r इंटू माइनस dm/dt। v/r इंटू माइनस dm/dt, ये क्या है? अपवर्ड का थ्रस्ट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका हमें लिखना है रॉकेट का वेट। रॉकेट का जो डाउनवर्ड फोर्स है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कार्य करेगा वो होगा इसका वेट mg, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य कर रहा है वो कौन है? थ्रस्ट। ठीक है, और थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है? v/r इंटू नेगेटिव dm/dt। और जो वेट होता है उसको तो सभी जानते हो, mg होता है। वेट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द रॉकेट। थर्ड पॉइंट है इसके लिए नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो जो नेट फोर्स है रॉकेट का ये होगा थ्रस्ट माइनस वेट। नेट फोर्स क्या लिखेंगे हम? थ्रस्ट माइनस वेट। जो थ्रस्ट है वो हमें पता है क्या है? v/r इंटू नेगेटिव dm/dt एंड माइनस mg। और एक क्वेश्चन और, ये जो नेट फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड? हाँ, नेट फोर्स अपवर्ड ही होना चाहिए, तभी तो रॉकेट ऊपर जाएगा, नहीं तो रॉकेट नीचे आ जाएगा। तो ये जो इसका डायरेक्शन है ये हमेशा क्या होगा? अपवर्ड। ठीक है, हाँ, अगर निगेटिव आ गया नेट फोर्स तो इसका मतलब रॉकेट लॉन्च ही नहीं होगा, वहीं पड़ा रहेगा या नीचे आ जाएगा ऊपर जाने के बजाय। यस यस। फोर्थ कंडीशन है कि इसकी वेलोसिटी लिखनी है। कुल बल हो गया, फिर है रॉकेट का तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट वेलोसिटी, तो इंस्टेंट जो वेलोसिटी है रॉकेट की उसे हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ये होता है। लेकिन रॉकेट के जब
आप प्रस्पेक्टस में लेंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी के साथ एक टर्म यहाँ और जोड़ना पड़ेगा, और वो टर्म है वी आर इंटू एल एन एम नॉट बाई एम। ये नया कंपोनेंट है, इसे नोट कर लीजिए। इसमें जो वी आर एल एन है, ये है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो रॉकेट की है वो वो होता है वी आर इंटू एल एन एम नॉट बाई एम। जो एल एन है इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, ये लॉग है, यस, नेचुरल लॉग। यस, रॉकेट बनाएंगे और इस पूरे को लिखेंगे। तो ये रॉकेट की हिस्ट्री है। भारत के पास जो रॉकेट अवेलेबल है वो दो टाइप के, एक रॉकेट का नाम है PSLV, इसके कई वर्जन है 1 2 3 4, और एक है GSLV। और GSLV में एक आया अभी न्यू आपने देखा है जिसे जिएंट कहा जाता है, मार्क 3, जिससे हमने चांद पर भेजा था रोवर को, GSLV मार्क 3। PSLV को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है ये। जियो सिंक्रोनस मतलब लगभग पृथ्वी की रेडियस के बराबर हाइट पे ले जाके सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पोलो पे या मिनिमम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं।